हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये बायो इंस्ट्रूमेंटेशन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये इन दोनों के बारे में आज आप समझने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक प्रकार की डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करते हैं। ये दोनों टर्म आपके लिए बिल्कुल नए हैं। आज आपको समझना है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता क्या है, इसकी थ्योरीज क्या होती हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है, मैकेनिज्म क्या है इसका, और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होता है, इसका पर्पज क्या है, क्यों करते हैं। इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसको जानने के पहले आपको ये जानना है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? तो सबसे पहले आप ये समझेंगे, क्योंकि ये जो टर्म है ये इसमें 3 सेगमेंट है। एक है स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है फोटो, और तीसरा इसमें है सेगमेंट मेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। आपको समझना है कि स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, और फोटो का मतलब आपको मालूम है कि ये लाइट है, दिस इज लाइट। इस फोटो का मतलब क्या है? लाइट। स्पेक्ट्रम के बारे में भी बात करेंगे। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अब अगर हम सीधा सीधा इसको समझें, जैसा कि इंग्लिश में इसको अगर इसकी मीनिंग में जाएं, तो हम ये कह रहे हैं कि साहब मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। हम लाइट के स्पेक्ट्रम को मेजर करते हैं। इस प्रोसीजर में क्या मेजर करते हैं? वी मेजर द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। मेट्री का मतलब समझ गए, मेजरमेंट। फोटो मीन्स लाइट। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? तो दरअसल में स्पेक्ट्रम जो होता है, लाइट आपको पता है कि अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की होती है। इतना तो आपने इंटरमीडिएट पे पढ़ा होगा कि वेवलेंथ जो होती है, लाइट की फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेवलेंथ क्या चीज़ होती है। डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेज होती हैं, उनका जो ग्रुप होता है, हम उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, जैसे मान लो सोलर स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, सोलर स्पेक्ट्रम, इसकी अगर हम बात करें तो ये केवल एक वेवलेंथ की लाइट नहीं होती। सोलर स्पेक्ट्रम इंक्लूड्स द लाइट रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ and the group of these lights of different wavelength called as spectrum। मीन्स अगर कोई भी लाइट रेज है, लाइट है ये, तो इसमें तमाम प्रकार की, अगर इसको स्प्लिट करें वेवलेंथ वाइज, हिंदी में हम वेवलेंथ को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। कुछ हिंदी भाषी विद्यार्थी होंगे। तरंग दैर्ध्य, अलग अलग प्रकार की तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ की लाइट का जो समूह होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। नाउ सपोज दैट दिस वन इज लैम्डा 1, दिस वन इज लैम्डा 2, दिस वन इज लैम्डा 3, दिस वन इज लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6। मान लो कि यहाँ पर ये जो है, ये जो लाइट है जो आपको दिखाया है यहाँ पर, इस लाइट में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 रेज हैं ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6। तो हम कलेक्टिवली इस लाइट को क्या नाम देंगे? इट इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस लाइट। ये जो लाइट यहां से जा रही है, इसके ये डिफरेंट क्या है? ये डिफरेंट रेज हैं ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, और इन सबको कलेक्टिवली हम नाम क्या दे रहे हैं? इट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। इसी स्पेक्ट्रम को हमें मेजर करना है। तो अगर हम इस स्पेक्ट्रम को मेजर करते हैं तो इस टेक्निक का नाम क्या होता है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्पेक्ट्रम जो होता है, किसी लाइट में प्रेजेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेज होती है, उस समूह को हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, राइट। और इन्हें मेजर करना क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। मतलब कि लाइट के स्पेक्ट्रम को मेजर करने की टेक्निक को हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं, राइट।
अब जो इक्विपमेंट यहाँ पर यूज होगा, जो यंत्र इस्तेमाल होगा, हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक, अब यहाँ तीसरा जो आपको तीसरी जानकारी लेनी है, एक तो हो गया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दूसरा हो गया स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तीसरी बात जो यहाँ पर जानना है कि यह जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है, थ्योरी, जिसके बेसिस पर ये वर्क करता है। क्योंकि किसी भी इक्विपमेंट की उसकी थ्योरी होती है कि वो साइंस की किस थ्योरी पर वर्क कर रहा है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है ये जिस थ्योरी पर वर्क करता है उसको हम बियर लैम्बर्ट्स लॉ कहते हैं, बियर लैम्बर्ट्स लॉ। तो यहाँ पर इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की पहले हम डिज़ाइन समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और वो एक ही में इनबिल्ड होते हैं। जैसे कंप्यूटर होता है तो उसमें तमाम कंपोनेंट्स एक साथ इनबिल्ड होते हैं, उसी प्रकार से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कोई सिंगल जो है कंपोनेंट नहीं होता, बल्कि कई कंपोनेंट्स को एक साथ इनबिल्ड करके एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिंगल पीस ऑफ स्ट्रक्चर मशीन, जिसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हम एक सिंपल डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यू कैन सी दिस डायग्राम एंड अंडरस्टैंड इट in very simplified way. Now come to see it. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, इन पर बात करें। दिस वन, इट इज द लाइट सोर्स, यू नो, इसको हम क्या लिखेंगे? दिस वन इज द लाइट सोर्स, क्योंकि हमें लाइट के स्पेक्ट्रम को मेजर करना है तो ये लाइट सोर्स होगा आपका। इस लाइट सोर्स के रास्ते में हम यहां पर रखते हैं एक लेंस लगा देते हैं। ये जो लेंस है ये इस लाइट को क्या करता है, ये जो लाइट जा रही है यहां से, इसको कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। लाइट को एक पॉइंट पर ये कन्वर्ज करेगा। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है जो इसके रास्ते में हम लगा देते हैं, एंड दिस कन्वर्ज द लाइट, फोकस करता है। इसको हम कोलीमीटर कहते हैं, कोलीमीटर। अब यहां से इस लाइट को हम पास कराते हैं, इसके रास्ते में हम इसको मोनोक्रोमेटर लगाते हैं, जो कि एक प्रिज्म होता है। इस लाइट को यहां पर इसके रास्ते में हम एक मोनोक्रोमेटर लगाते हैं, दिस वन। ये मोनोक्रोमेटर लाइट जो होता है, ये मोनोक्रोमेटर जो होता है, ये लाइट को इसको स्प्लिट कर देता है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स में इसको स्प्लिट कर देता है। यू नो, ये जो यहां पर मोनोक्रोमेटर लगा हुआ है, दिस वन, इट इज द मोनोक्रोमेटर। ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को क्या कर देता है, इसको स्प्लिट कर देता है। आपने लाइट सोर्स यहां पर देखा, लाइट सोर्स के रास्ते में ये कोलीमेटर है, और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये मोनोक्रोमेटर है। मोनोक्रोमेटर लाइट को स्प्लिट कर रहा है। जब ये लाइट यहां से पास होती है तो ये इसको डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स में स्प्लिट कर देता है। ये यहां पर इसके रास्ते में एक प्रिज्म रखा होता है, राइट। फिर इसके बाद यहां पर एक डिवाइस होती है जो कि इसमें से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को आगे पास होने देती है और बाकी सबको यहां पर रोक लेती है। तो एक सिंगल लाइट यहां से इस रास्ते से पास होती है। ये लाइट सेलेक्टर होता है जो इसके रास्ते में होता है। इसको आप एक तरीके से फिल्टर कह सकते हैं, जो लाइट की एक स्पेसिफिक रेज को आगे जाने देता है और बाकी सबको कट कर देता है। बाकी सारी जो लाइटें होती हैं वो यहीं पर रुक जाती हैं और इनमें से केवल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट पास होती है और जिसकी आपको देखना है, उसको मेजर करना है। इसको आपको मेजर करना है। अब अगर आप देखें कि इस लाइट को के रास्ते में हम एक सैंपल यहाँ पर अप्लाई करते हैं, एक क्यूवेट में एक सैंपल सॉल्यूशन का सैंपल हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये है दिस वन, इसके रास्ते में सैंपल सॉल्यूशन आप लिखेंगे इसको। दिस वन इज द सैंपल सॉल्यूशन, दिस वन इज द सैंपल सॉल्यूशन। यहां से अब ये जो लाइट पास होती है इसको हम अलाउ करते हैं किस में जाने के लिए, इसको हम अलाउ करते हैं एक इक्विपमेंट होता है और इस इक्विपमेंट को हम नाम कह देंगे, ये एक तरीके से एक फोटो सेल है। दिस वन इज द फोटो सेल, ये है।
अब ये जो फोटो सेल है, एक्चुअली इट इज ए गैल्वेनोमीटर। ये यहां से निकली हुई लाइट से उत्पन्न जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसको मेजर करता है। दिस वन, ये है, ये जो कि लाइट को मेजर करता है, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करता है। जो लाइट यहां से निकलती है सैंपल से आगे, उसकी इंटेंसिटी को ये मेजर करने का काम करता है, राइट। तो कुल मिलाकर के ये कंपोनेंट्स होते हैं और ये सारे के सारे एक बॉक्स के फॉर्म में इनबिल्ड होते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसी को कहा जाता है। तो एक बॉक्स के फॉर्म में ये जो है इनबिल्ड होते हैं ये सारे। लाइट सोर्स होता है, इसमें रास्ते में लेंस लगा, कोलीमेटर कहते हैं इसको, मोनोक्रोमेटर होता है। यहां से लाइट जब पास होती है तो इस पर एक स्पेसिफिक फिल्टर होता है जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को आगे जाने देता है। और फिर इसको, इस लाइट को यहां से ट्रांसमिटिंग लाइट जो होती, इधर से जब लाइट सैंपल पर पड़ती है तो इसको इंसिडेंटल लाइट कहते हैं। इसको हम I0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी इंटेंसिटी को। और यहां से ट्रांसमिशन के बाद जो लाइट निकल रही है इसमें से, हम इसको ट्रांसमिटिंग लाइट कहते हैं। और फिर यही लाइट फोटोसेल में पास होती है, यहां जाती है और फिर इसमें एक स्पेसिफिक करंट जनरेट होती है और उस करंट के को मेजर करके आप इस लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। बस आपका जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है बिल्कुल इसी तरीके से ये बना होता है। अब एक एक करके इनको हम समझते हैं कि इनके कंपोनेंट्स और इनका यूज क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए कि यूज क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है ये इसका आपके केमिकल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है? ये किसी भी, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें सोल्यूट जो डिफरेंट प्रकार के कंपोनेंट्स हैं उनका कितना कंसंट्रेशन है हम उसे मेजर कर सकते हैं। इस आधार पर हम एंजाइम सॉल्यूशन में स्पेसिफिक एंजाइम का कंसंट्रेशन जान सकते हैं। ब्लड में डिफरेंट प्रकार के जो केमिकल्स हैं उनके कॉम्पोजिशन को जान सकते हैं। प्लांट के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उनके पिगमेंट्स, उनकी एब्जॉर्बेंसी को हम समझ सकते हैं। प्लांट्स के जो पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल है, जैसे कैरोटिनॉइड्स हैं, फाइकोबिलिन्स हैं, तो डिफरेंट प्रकार के जो पिगमेंट्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी को हम समझ सकते हैं। ये जान सकते हैं उनकी एब्जॉर्बेंसी कितनी है, उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ का है। इसी तरीके से जो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उनके जो कंटामिनेंट्स होते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हैं, पानी कितना प्योर है, इसके बारे में हम जानकारी कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल करके। किसी भी प्रकार के केमिकल्स में मिक्सचर हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो उनका कंसंट्रेशन कितना होता है, इस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, राइट। तो इसका बहुत ही इलस्ट्रेटेड स्कोप है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। और बायोलॉजिकल रिसर्च में, केमिकल रिसर्च में, प्रोटीन इंजीनियरिंग में, इन सभी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो थ्योरी समझते हैं, इसके पीछे जो थ्योरी इन्वॉल्व है वो क्या है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो लाइट होती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो लाइट रेज होती हैं ये क्या है। लाइट रेज में डिफरेंट प्रकार की, एक तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है और दूसरी ऐसी होती है जिसमें अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ वाली लाइट्स का मिक्सचर होता है जिसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो यहाँ पर लाइट अलग अलग प्रकार के ये वेवलेंथ के रेज के होते फॉर्म में होते हैं और लाइट की जो एनर्जी होती है और इंटेंसिटी, इसको हम मेज़र करते हैं। तो अब यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की जो रेज होती हैं उनके ग्रुप को हम यहाँ पर कहते हैं इसको। इस पर जो थ्योरी अप्लाई हो रही है उस पर जानने के पहले अगर हम थोड़ा सा सोलर स्पेक्ट्रम की बात कर लें। स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है? सोलर स्पेक्ट्रम में दो फॉर्म की जो है स्पेक्ट्रा होता है। एक तो वो होता है जो विजिबल फॉर्म में होता है और दूसरा वो होता है जो इनविजिबल होता है। अब ये विजिबल और इनविजिबल का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन आई, अगर हम अपनी आंखों से सूरज की रोशनी को देख रहे हैं तो हम सूरज की जो रोशनी है, सनलाइट है, उसके सभी कंपोनेंट्स को देख नहीं पाते। कि देख लेते हैं? नहीं, आप केवल विजिबल लाइट को देख लेते हैं। और ये विजिबल लाइट जो होती है, विबग्योर जिसको कहते हैं, 7 कलर का मिक्सचर होता है। आप इसको मोनोक्रोमेटिक फॉर्म में देखते हैं। लेकिन अगर हम प्रिज्म से इस लाइट को पास करें तो क्या होता है? तब आप डिफरेंट लाइट को, जो विजिबल लाइट है उसमें अलग अलग कलर होता है, जैसे बैगनी होता है, नीला होता है, आसमानी होता है, हरा होता है, लाल होता है कि नहीं? तो इस तरीके से डिफरेंट जो 7 कलर्स होते हैं इनको आपकी आंखें देख पाती हैं। और इनकी जो रेंज होती है वो 380 नैनोमीटर से लेकर के
कितनी होती है? उनकी जो वेवलेंथ होती है वो 380 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक की लाइट होती है, जिसको आप आराम से देख पाते हैं। ये आपके लिए विजिबल है। लेकिन इससे अलग अगर हम देखें तो वो होता है जो कि जिसकी वेवलेंथ 380 से कम होती है, और वो होता है जिसकी वेवलेंथ 700 से ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर रेंज बनाएं तो आप देख रहे हैं कि सोलर स्पेक्ट्रम में ये पोर्शन ये विजिबल लाइट का है, इसके ऊपर ये यूवी लाइट है, अल्ट्रा वायलेट लाइट है, इसके ऊपर एक्स रेज होती हैं, इसके भी ऊपर गामा रेज होती हैं, ये गामा रेज होती हैं। अगर देखें यहां पर इस तरफ तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहां से ये विजिबल लाइट स्टार्ट होती है, तो दिस पोर्शन इज विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट यहां पर वायलेट होता है और इधर ये रेड कलर होता है, बीच में येलो कलर होता है, ठीक है। तो यह जो रेंज है अगर आप देखें तो यह रेंज स्टार्ट होता है 380 के बाद, यानी कि इसको अगर हम कवर करें तो 400 नैनोमीटर से लेकर यह रेंज जो होती है ये 700 नैनोमीटर तक की होती है। 700 नैनोमीटर तक की रेंज होती है ये जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, राइट। तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की ये रेंज होती है जिसको आप देख पाते हैं। और इसके नीचे जो होता है वो इंफ्रारेड होता है। इसको अगर हम लेंथ वाइज देखें, आप लेंथ वाइज इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसको थोड़ा डिटेल में ऐसे देखेंगे, ये है गामा रेज, ये हैं एक्स रेज, ये हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट, फिर इसके बाद शुरू हो जाता है ये विजिबल पार्ट होता है, यहां पर वायलेट, येलो, ये रेड होता है, और ये 400 नैनोमीटर होता है, 400 नैनोमीटर, ये 700 नैनोमीटर होता है। इसके बियॉन्ड अगर हम देखें तो यहां पर इंफ्रारेड होता है, और फिर इसके बियॉन्ड अगर हम देखेंगे तो ये रेडियो वेव्स होती हैं, ये रेडियो वेव्स होती हैं। इस तरीके से सोलर स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें यहां पर सोलर स्पेक्ट्रम को, तो गामा रेज से स्टार्ट करके और ये रेडियो वेव तक होती हैं। अब यहां पर गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है ये सबसे कम होती है, और जो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ होती है ये सबसे ज़्यादा आ रही है, करीब 1500 के आसपास तक की होती है, जिसमें एफएम होता है और एएम होता है। आप जानते हैं एफएम चैनल सुनते होंगे आप। तो ये रेडियो वेव्स होती हैं। इंफ्रारेड जो होता है वो रेड से थोड़ा कमज़ोर लाइट होती है, इसकी वेवलेंथ रेड की अपेक्षा ज़्यादा होती है। आप कहेंगे कि ये इंटेंसिटी को कैसे मेजर करेंगे, तो आपने फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो क्या है, दिस वन, v इक्वल्स टू एन लेमडा, आपने पढ़ा होगा। यहां पर जो v है इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, n इज द फ्रीक्वेंसी, एंड दिस वन इज द वेवलेंथ, राइट। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो n जो होता है, v जो इसकी वेलोसिटी है, n और लेमडा, अगर अब यहां पर हम देखें तो जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है n इक्वल्स टू v अपान लेमडा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये क्या है, इट इज प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेमडा। वेवलेंथ इसकी प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हो गया कि ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम आएगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वो सॉफ्ट लाइट मानी जाती है, कमज़ोर लाइट होती है, उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। और जिसका लेमडा मीन्स की वेवलेंथ कम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। पेनिट्रेशन का मतलब ये हो गया कि रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको पेनिट्रेट करके आगे निकल जाएंगे, इसको हम पेनिट्रेशन कहते हैं। आपको मालूम है कि एक्सरेज की पेनिट्रेशन पावर, आपकी बॉडी का स्कैन किया जाता है आपकी हड्डियों का, तो एक्सरे से एक्सरे इमेजिंग होती है, आप जानते हैं, पढ़े होंगे आप। आपको अगर कहीं पर फ्रैक्चर होता है तो आप जाते हैं एक्सरे कराने के लिए, तो आपकी बॉडी को स्कैन करके हड्डी में कहीं पर भी जो फ्रैक्चर है उसको पता कर लेते हैं वो। तो एक्स रेज जो होती हैं ये गामा रेज की अपेक्षा सॉफ्ट रेज होती हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट की अपेक्षा ये हार्ड रेज होती हैं। तो जैसे जैसे इनकी वेवलेंथ बढ़ेगी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है और जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है।
तो वेवलेंथ के मामले में अगर ये ज़्यादा हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम है और ऐसी तरंगें कमज़ोर तरंगें मानी जाती हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। गामा रेज 1 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की जो शीट होती है उसको क्रॉस कर सकती है। इतना हार्ड ये वेव्स होती हैं, इतनी अच्छी पेनिट्रेशन पावर होती है इनकी। इतनी बात समझ गए सभी लोग? तो इस तरीके से सोलर स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो सोलर स्पेक्ट्रम में गामा रेज होता है, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, इंफ्रारेड होती है, ये सब होती हैं। ठीक, अब हमारा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसमें किस लाइट का उपयोग किया जाता है, इसके आधार पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दो प्रकार का होता है। एक ऐसा जिसमें कि हम विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं, विजिबल लाइट का, और अल्ट्रावायलेट लाइट। तो एक मशीन ऐसी होती है जो विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट इन दोनों को डिटेक्ट करती है, राइट। दूसरी मशीन ऐसी होती है जो इंफ्रारेड को डिटेक्ट करती है, परंतु स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक्स रेज को, गामा रेज को, इनको डिटेक्ट नहीं करता, इनका यूज नहीं किया जाता इसमें। हम अधिकतम इंफ्रारेड का यूज करते हैं, विजिबल लाइट का यूज करते हैं और अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करते हैं। तो अगर हम एक साथ अल्ट्रावायलेट लाइट और विजिबल का यूज कर रहे हैं तो ऐसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हम विजिबल अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। और अगर हम इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है उसमें हमने आपको बताया कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होती है। तो स्पेक्ट्रम के को मीजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? लाइट स्पेक्ट्रम को मीजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। इस टेक्निक को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लाइट सोर्स है, रास्ते में कॉन्वेक्स लेंस, कोलिमेटर कहते हैं इसको, और ये लाइट को कन्वर्ज करके प्रिज्म पर फोकस करता है। इस प्रिज्म को मोनोक्रोमेटर कहा जाता है। यहाँ से ये जो लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स में स्प्लिट हो जाती है और फिर इसके रास्ते में एक सेलेक्टर हम यहाँ पर रखते हैं। सेलेक्टर इस चीज़ को तय करता है कि कौन सी लाइट किस वेवलेंथ की लाइट को हमें आगे पास करना है। इसीलिए सेलेक्टर स्पेसिफिक जो है वेवलेंथ वाली लाइट के लिए अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्टर रास्ते में रखते हैं तो इससे केवल एक वेवलेंथ की लाइट यहाँ से पास होगी, बाकी सब कट हो जाते हैं। जो लाइट यहाँ से पास होके अब सैंपल सॉल्यूशन रास्ते में रखा होता है क्यूवेट में। क्यूवेट में क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये सैंपल सॉल्यूशन है, सैंपल सॉल्यूशन इन क्यूवेट। क्यूवेट में हम सैंपल सॉल्यूशन रखते हैं। अब आप पूछेंगे कि यहां लाइट तक का तो हमने समझ लिया कि हमने लाइट सोर्स दिया, लाइट सोर्स को हमने कोलिमेटर से पास कराया, कोलिमेटर ने क्या किया, इसको कन्वर्ज करके प्रिज्म पर डाल दिया, प्रिज्म ने क्या किया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को इसने स्प्लिट करके अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में छितरा दिया, अलग अलग कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब इसके रास्ते में हमने सेलेक्टर रख दिया, एक लाइट आगे जा रही है। अब आप कहेंगे साहब ये सैंपल सॉल्यूशन क्या बला है? अभी हमने आपको बताया है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसी भी सॉल्यूशन की प्योरिटी को मेजर करता है। उसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स डिसॉल्व स्टेट में होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी एब्जॉर्बेंसी कितनी है, ये मेजर करता है। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, उस सैंपल सॉल्यूशन को यहां पर रखते हैं और फिर ये देखते हैं कि ये इस वेवलेंथ के लाइट को कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और कोई भी मटेरियल लाइट स्पेक्ट्रम के जिस पार्ट को जितना एब्जॉर्ब कर लेता है ये उसकी एब्जॉर्बेंसी कहलाती है या ऑप्टिकल डेंसिटी कहलाती है, राइट। ऑप्टिकल मीन्स प्रकाशिक, डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व। ये बात समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, इस पर फोकस करना है कि जो सैंपल सॉल्यूशन हमने यहाँ पर यूज किया है, जैसे ब्लड हमारा कितना गाढ़ा है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, अब उसको उठा करके यहाँ रखेंगे तो हमें देखना है कि वो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा वो इस लाइट को उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अगर इसके रास्ते में हम प्योर वाटर रख देते हैं तो प्योर वाटर की एब्जॉर्बेंसी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। एब्जॉर्बेंसी का मतलब समझ गए ना, वो लाइट को सोख लेगा, इसको आगे नहीं जाने देगा। अगर ये इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी 100% है, ऑप्टिकल डेंसिटी 100% है तो इसमें से कोई भी लाइट आगे पास नहीं होगी और सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि सॉल्यूशन जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा यह लाइट को उतना ही एब्जॉर्ब कर लेगा।
अगर बिल्कुल गाढ़ा नहीं है तो इधर से पास होने वाली लाइट सब निकल जाएगी। जैसे कि इस गिलास, एक कांच के गिलास में अगर हम यहाँ पानी रख दें तो लाइट इसमें से सीधे निकल गई आगे, तो एब्जॉर्बेंसी नहीं है। लेकिन अगर इसमें हम कोई रंग घोल देते हैं तो जो कलर इसमें हम घोल देंगे तो वो उसकी एक स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंसी होगी कि भाई इस वेवलेंथ की लाइट को वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो फिर वो सीधा पास कर देता है। तो दो प्रकार की लाइट हो गई। एक लाइट जो इस सैंपल सॉल्यूशन के पहले यहां से आ रही है उसको हम नाम क्या देते हैं, दिस लाइट इज कॉल्ड एज इंसिडेंटल लाइट। इंसिडेंटल लाइट, इसको हम I0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी को। और इधर जो इंटेंसिटी है इसको हम क्या मानते हैं, ट्रांसमिटिंग लाइट। ट्रांसमिटिंग लाइट, ये क्या है, इसमें से लाइट जो पास होकर के आगे जाती है इसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी जो होता है वो इसको इधर से पास कर देता है। तो जो पास होने वाली लाइट है वो कितना परसेंट पास हुई है, इसको हम यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाकर मेजर करते हैं। यह जो इंस्ट्रूमेंट है ये डिजिटल होता है, डिजिटल फोटो सेल होती है। व्हाट इज द फोटो सेल? आपने इंटरमीडिएट में एक चैप्टर पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? तो कह रहे हैं कि साहब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो ये है कि किसी भी लाइट को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर पास करते हैं, डालते हैं उस पर, किसी वायर पर, तो वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उनके जो एटम्स होते हैं, जैसे मान लो कि आयरन है, सपोज दैट आयरन की एक शीट है, फिलामेंट है उसका, और उस पर लाइट हम डाल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आयरन के जो एटम्स होंगे उनकी एक्सटर्नल शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एब्जॉर्बिंग द लाइट दीज गेट एक्साइटेड। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाते हैं तो ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं और मूव करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक करंट बनती है। तो यहां पर उस इलेक्ट्रिक करंट को हम यहां पर मीजर कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर में। बात समझ में आ रही है? तो इधर से सॉल्यूशन से पास होके जो लाइट है वो निकलकर इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में जा रही है, फोटो सेल में। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट इधर जाएगी इसमें करंट उतनी ही ज्यादा बनेगी। तो ध्यान रखना कि ज्यादा लाइट तभी निकलेगी जब ये सॉल्यूशन कम गाढ़ा होगा। अगर ये सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा है, जैसे मान लो इसमें ब्लैक कलर डाल दो आप, तो जैसे आप इसमें ब्लैक कलर डालोगे सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर देगा, आगे एक को लाइट नहीं पास होगी, तो इसमें जो करंट बन रही है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसमें करंट बिल्कुल कम बनेगी, एकदम कम बनेगी। तो इसलिए यहां से जो लाइट जा रही है तो इसकी करंट को हम मेजर करते हैं इन द टर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। किस रूप में? ऑप्टिकल डेंसिटी के रूप में मेजर करते हैं। अब मान लो कि हमारा पॉइंटर यहां पर पहुंच गया और यहां पर डिजिट में लिखा है 100, इसका यह होगा कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी 0 है। और करंट इसलिए क्योंकि करंट ज्यादा बन रही है, मैक्सिमम बन रही है। तो करंट अगर ज्यादा बन रही है तो सारी लाइट पास होकर के फोटो सेल में पहुंच गई, और फोटो सेल में जितनी ज्यादा लाइट पहुंचेगी करंट उतनी ही ज्यादा बनेगी। तो इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी आ रही है वो 0 हो जाएगी। ध्यान रहे, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर 0 है तो ट्रांसमिटेंस क्या होगा, 100% होगा। नहीं समझे? सॉल्यूशन जितना गाढ़ा है वो उतने लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी 100% हो जाएगी, तो ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब आपका मीटर कहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा। इसलिए इसकी जो डिजिट्स हैं 0, 10, 20, 30, 40, 60 और यहां पर आकर के 100 है, राइट। तो अगर आपका मीटर गैल्वेनोमीटर में 0 दिखा रहा है, इसका मतलब कि ऑप्टिकल डेंसिटी इस सॉल्यूशन की 100% है। बात समझ गए? यानी कि यह सॉल्यूशन 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और इधर कोई भी लाइट नहीं जा रही है, तो इस फोटो सेल में जो करंट बनेगी वो 0 बनेगी। यह इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। दोनों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की एक निश्चित वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है वही उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। समझ में आ गया? अब जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की हम बात करें तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर फोटोसिंथेसिस में ब्लू लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। आपसे पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में सबसे अच्छी होती है, तो आप कहते हैं ब्लू लाइट में, बिकॉज द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम लाइट इन
व्हिच स्पेक्ट्रम, तो आप बोलेंगे ब्लू स्पेक्ट्रम। ये ब्लू कलर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन ब्लू पार्ट। ओके, अब अगर हम कैरोटिनॉइड की बात करें, जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं ये किस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी ब्लू पार्ट में एब्जॉर्ब करते हैं, परंतु रेड पार्ट में एब्जॉर्ब नहीं करते। जबकि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ब्लू पार्ट में एब्जॉर्ब करता है और नेक्स्ट मैक्सिमम जो होता है वो रेड कलर में होता है, तो वो रेड लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर इसके रास्ते में हम क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रख दें तो इधर से जो ट्रांसमिटिंग लाइट है इसमें से कौन गायब हो जाएंगी, इसमें से ब्लू कलर की लाइट गायब हो जाएगी और इसमें से कौन गायब हो जाएगी, रेड कलर की लाइट गायब हो जाएगी। ये बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ब्लू और रेड लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। तो अगर रास्ते में हमने सेलेक्टर इस बात का रखा है कि सारी लाइट को हमने रोक लिया और केवल रेड लाइट को पास कर रहे हैं, तो यहां पर करंट बहुत कम बनेगी। क्यों? क्योंकि हमारा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, लेट द सैंपल सॉल्यूशन बी क्लोरोफिल ए, मान लो ये क्लोरोफिल ए है, तो आपका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल यहां पर क्या करेगा, ये यहां पर रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। आपने सिलेक्टर किसका लगाया है, रेड लाइट का, तो वो रेड लाइट को सिलेक्ट करके आपस में आगे पास कर देता है। और जब ये आगे पास होकर के सॉल्यूशन में जाता है तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन इस रेड लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहां पर करंट क्या होगी, बहुत कम बनेगी। तो इसलिए उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो रेड लाइट की है वो मैक्सिमम मानी जाएगी। क्लोरोफिल ए के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी रेड लाइट की मैक्सिमम है, तो ट्रांसमिटेंस क्या होगा, शून्य हो जाएगा। मैक्सिमम है तो ट्रांसमिटेंस मिनिमम हो जाएगा, तो यहां पर उतनी ही कम करंट बनी। अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में किसी भी सॉल्यूशन का कलर इंटेंसिटी मेजर किया जाता है। ये बात सबको समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप यहां पर देख रहे हैं कि जब मोनोक्रोमेटर लाइट यहां से आगे सिलेक्टर लगा दिया, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को सैंपल में पास कराया, तो यहां पर करंट मेजर करके हम ये पता कर लेते हैं कि उस सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंसी कितनी है। ठीक है, अब इस एब्जॉर्बेंस को हम कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप करते हैं, और इस मैथमेटिकल अप्रोच में दो चीज़ें होती हैं। एब्जॉर्बेंस को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज करते हैं जो हम आपको मेंशन कर रहे हैं इस पर बोर्ड पर। ये नीचे हम ये सेगमेंट हटा दे रहे हैं। यहां से देखें, आप कह रहे हैं कि साहब अगर हमको इसकी एब्जॉर्बेंस मेजर करनी है तो इसको निकालेंगे कैसे? इसकी एब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इंसिडेंटल लाइट कितनी है, तो एब्जॉर्बेंस ए की जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करते हैं किससे, आई, यहां पर आई टी लेते हैं और नीचे कौन लेते हैं, आई जीरो लेते हैं। इट इज द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द एब्जॉर्बेंस। दिस वन इज द एब्जॉर्बेंस। दिस वन इज ट्रांसमिटिंग लाइट, इंटेंसिटी ऑफ, और ये इंटेंसिटी मेजर कैसे करते हैं, फोटोसेल से, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग लाइट। एंड दिस वन इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंटल लाइट। ये है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हैं एब्जॉर्बेंसी को। तो एब्जॉर्बेंसी को हम यहां पर आई टी और आई जीरो इन दोनों के रेशियो से कैलकुलेट करते हैं इसे। दूसरा इसमें फॉर्मूलेशन जो दिया गया है जिसकी थ्योरी पर आधारित है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वो है बियर लैम्बर्ट लॉ। तो आप देखेंगे बियर लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है, ये कह रहा है कि हम एब्जॉर्बेंसी जो हमारी होती है, एब्जॉर्बेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आई एंड एल, आई एंड एल। एब्जॉर्बेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड एल। व्हाट इज आई? आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो आपने यूज किया है लाइट को। एल क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ द क्यूवेट, इट इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर। L is the length of cubit. What is that? This one. यहां से यहां तक की यह जो दूरी है इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहां से लाइट जब पास होती है तो वो कितनी दूरी तय करती है सॉल्यूशन के अंदर,
उसको हम एल से मेजर करते हैं। तो अगर ये एल सेंटीमीटर है और लाइट की इंटेंसिटी आई है तो आई इंटू एल यहां पर लेंगे, और एब्जॉर्बेंसी आई इंटू एल के क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। और आपको मालूम है कि प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए एक कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर ए की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन आई इंटू एल, वेयर एप्सिलॉन इज द कॉफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बेंस। एप्सिलॉन क्या है, अब यहां पर ए को अगर देखें तो एब्जॉर्बेंस है ये, आई इट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, and L is the length of cuvette L, and this one is the coefficient of absorbance। कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बेंस इसको हम कैलकुलेट करते हैं, दिस वन। ध्यान से सुन लीजिए, ए का मतलब एब्जॉर्बेंस, दिस वन ए स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्बेंस, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बेंस, आई इज द इंटेंसिटी एंड एल इज द लेंथ ऑफ क्यूबेट। ये आपको हो सकता है विजिबल ना हो, एक सेकंड समझा रहे हैं। यहां से देखेंगे बियर लैम्बर्ट्स लॉ कह रहे हैं कि जो एब्जॉर्बेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई इंटू एल के, जहां पर ए क्या है, एब्जॉर्बेंस, आई इज द इंटेंसिटी एंड दिस एल इज लेंथ ऑफ क्यूवेट, दिस वन, ये है एब्जॉर्बेंस आई। अब यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ए इक्वल्स टू यहां मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन से, आई इंटू एल। अब यहां पर एप्सिलॉन एक नया टर्म है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बेंस। तो दिस वन इज द लैम्बर्ट्स लॉ, यू नो। तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ ये कहता है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी आई है और क्यूबेट की जो लेंथ है वो एल है, तो एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बेंस मल्टीप्लाइड बाई इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द क्यूबेट। अब यहां पर ध्यान रहे कि एब्जॉर्बेंस उतना ही ज्यादा होगा जितना कि यहां पर क्यूबेट की चौड़ाई है। चौड़ाई का मतलब यहां से लंबाई से ले रहे हैं। मान लो कि जैसे आपका ये जो सैंपल साइज है वो आप देख रहे हैं, ये है जिसमें इसकी लेंथ एल है। आप सपोज करो इसे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इतना कर देते हैं, इसको इतना कर दें। अब आप देखेंगे जब इसकी चौड़ाई बढ़ा देंगे तो सॉल्यूशन जो होगा वो ज़्यादा मात्रा में भरेगा इसमें। तो जब ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूशन भरेगा तो जो लाइट इधर से पास हो रही है वो इस सैंपल सॉल्यूशन में देर तक रहेगी, और जब देर तक रहेगी तो उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो फिर जाने वाली लाइट बहुत कम हो जाएगी। समझ गए ना? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ा दें तो एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसमिटेंस कम हो जाएगा। ये है, तो इस तरीके से। और दूसरा क्या है, इंटेंसिटी। आप कह रहे हैं कि इंटेंसिटी पर एब्जॉर्बेंस कैसे निर्भर कर रहा है, तो कह रहे हैं कि इंटेंसिटी जितने ज़्यादा होगी लाइट को उतने ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लैम्बर्ट्स लॉ है, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ, वो एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होता है। ठीक, ये तो हो गया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और इसमें इस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का उपयोग क्या है ये मैंने आपको समझाया। अब बात आती है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आर ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लाइट यू यूज हियर। जिस प्रकार की आप लाइट यूज करते हैं उस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उनका नाम रखा जाएगा। तो इसमें से पहला है विजिबल अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और दूसरा है इंफ्रारेड
इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब ये फर्क पड़ता है वेवलेंथ का कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कौन सी इंटेंसिटी की लाइट आप यूज़ कर रहे हैं। अगर इसकी वेवलेंथ यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 380 से लेकर 150 से लेकर, क्योंकि जो रेंज होती है 150 टू 380 किसकी होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट की होती है, और विजिबल की जो रेंज होती है वो 700 के आसपास होती है, इतनी है। तो अगर इस वेवलेंथ की लाइट आप यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हम नाम क्या देंगे, इट इज़ कॉल्ड एज विजिबल अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड स्पेशली डिजाइन फॉर दिस कैटेगरी ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। और जो दूसरी है जिसमें इंफ्रारेड का आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 700 से लेकर के करीब 1500, ये सब नैनोमीटर में है, ध्यान रखना, ये नैनोमीटर की लाइट के लिए बना हुआ है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो बेसिकली द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आर ऑफ टू टाइप, वन दैट इज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड अदर इज विजिबल अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस हियर, आपके कोर्स में कैलोरीमीटर ऑब्लिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लिखा गया है, दोनों में अंतर है। दोनों लगभग सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं, लैम्बर्ट्स लॉ पर दोनों काम करते हैं। अंतर किस बात का है, सेंसिटिविटी का अंतर है। आपका जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है एंड इट इज़ मच फोकस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ एनी केमिकल। किसी भी केमिकल की एब्जॉर्बेंसी कितनी है ये इस पर फोकस करता है, कौन, आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एंड व्हाट हैपेंस इन फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर, फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर जो होता है उसमें हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, एब्जॉर्बेंस नहीं। वहां पर हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर जो होता है दैट इज मच फोकस्ड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन एंड दिस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर्स द एब्जॉर्बेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल सॉल्यूशन। एंड द सेकंड डिफरेंस इज दैट photoelectric colorimeter is very small in size and spectrophotometer is large in size, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। और अगर हम इनकी कॉस्ट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है इट इज़ मच सेंसिटिव एंड इट इज़ मोर कॉस्टली देन द फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर। तो दोनों की रेंज में अंतर है, दाम में अंतर है, इसकी प्राइसेज में अंतर है और दोनों लैम्बर्ट्स रूल पर काम करते हैं। बस एक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर फोकस करता है और दूसरा जो होता है वो इसकी एब्जॉर्बेंसी को मेजर करता है। उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके जो एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया कि तमाम प्रकार के टेस्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड सैंपल्स, उनमें अलग अलग कंपोनेंट्स कितने कंसंट्रेशन में, ये जानना है। फोटोसिंथेसिस का चैप्टर इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा तो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड और जैंथोफिल का मेजर करके दिखाया गया होगा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, तो जितने भी प्रकार के पिगमेंट्स प्लांट्स में होते हैं वो कितना उनकी एब्जॉर्बेंसी होती है तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करके ये पता किया गया था। कैसे ये पता लगाया गया कि फोटोसिंथेसिस किस लाइट में ज़्यादा होगा, तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से किया गया। केमिकल साइंस में सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, वहाँ पर ये इसका योगदान है। तो कुल मिलाकर के बिना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बायोकेमिकल रिसर्च नहीं हो सकती, इसलिए हमारा ये इंस्ट्रूमेंट बहुत उपयोगी है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और उम्मीद है कि आपको लैम्बर्ट्स रूल आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो कैलकुलेशंस होंगे, इंटेंसिटी दी है, क्यूबेट की लेंथ दी गई है और कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बेंस दिया गया है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट नहीं होती, राइट, एब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, ये यूनिटलेस होता है। इसलिए इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एब्जॉर्प्शन है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर आप देखें तो आप यहाँ पर A इक्वल्स टू एप्सिलॉन आई इंटू एल है। अब अगर एप्सिलॉन का आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर A अपान आई इंटू एल हो जाएगा। इसकी यूनिट अब इंटेंसिटी की यूनिट होती है और इसमें लेंथ की यूनिट प्रायः सेंटीमीटर में होती है। तो 1 सेंटीमीटर सामान्य तौर पर इसकी लेंथ ली जाती है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें अलग अलग रहेगा। तो फिर तब ऐसी कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बेंस की जो यूनिट होती है वो आई पर और इन पर निर्भर करता है, इंटेंसिटी और उसकी लेंथ पर निर्भर करता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब बहुत अच्छे से आप इसको वीडियो लेक्चर्स को समराइज़ कर लीजिए और इसके नोट्स बनाइए और फिर परीक्षा में अच्छे से लिखिए। ये डायग्राम बढ़िया से बनाना, खूबसूरत सा,
राइट। आज के लिए इतना ही इस वीडियो लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द पीएच। पीएच कैसे मेजर किया जाता है, कितने प्रकार के पीएच मीटर्स होते हैं, इन पर चर्चा करेंगे और इनका यूज क्या है अपने अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। राइट। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।